बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज यमन की जानिब से इजराइल की एंड से एंड बजा दी गई है और ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, अब इन मनाजिर को देखिए, आपको एक बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि इजराइल की मुश्किलात तो ख़त्म नहीं होने वाली। आज जो हमला हुआ है इजराइल पर तेल अवीव में, एमरजेंसी नाफिज है। इतने अस्पतालों में उनके लोग लाए जा रहे हैं कि उन्होंने मीडिया के ऊपर से बता रहे हैं कि जी चंद घर तबाह हुए हैं, फलानी चीज़ तबाह हुई है, कुछ लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं या मारे गए हैं या अस्पताल लेकर जा रहे हैं। इतना तबाहकुन हमला हुआ है, इतना तबाहकुन हमला हुआ कि थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो तेल अवीव में लगा हुआ था, आप इमेजिन करें कि उसको बाईपास करते हुए ये हाइपरसोनिक मिसाइल गया, उसने उजाड़ कर रख दिया है आज तेल अवीव को। इतनी बुरी तरह तबाही हुई है, इतनी बुरी तरह तबाही हुई है कि इजराइल के पास अब दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है जो अब यमन को रोक सके। इन्होंने कल यमन पर हमला किया और उसके बाद इन्होंने कहा कि अब हमने उनकी कमर तोड़ दी है। हमने उनको बताया, नेतन्याहू आया, उसने आकर कहा कि मैंने इनको तबाह कर दिया है, मैंने फलाना कर दिया, ये प्राइस पे करेंगे। अगलों ने आज वो हमला किया है, ऐसा हमला किया है कि आप ये सोच लें कि शाम के अंदर गवर्नमेंट जाने का कत्तन बशारुल असद की इनको फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि यमन इस वक्त इनके लिए वो तबाही का सामान लेकर आ रहा है कि जो आज से पहले आपने ना देखा होगा ना सुना होगा। देखिए, इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इतनी तबाहकुन, यानी अब तबाही हुई है तेल अवीव में। अस्पतालों में इस वक्त एमरजेंसी नाफिज है। सीन क्या हो भाई, ये ज़रा आप समझ लें। इन्होंने थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम यहाँ पर लगाया था। अब हुआ क्या है कि यमन के पास अब जो मिसाइल आया है वो तमाम के तमाम अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम से बढ़कर है। ये जो सबसे अहम बात है, यानी आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि यमन के डिफेंस सिस्टम, यानी उनके पास जो था, जैसे वो अमेरिका का मिसाइल या अमेरिका का ख़ास तौर पर कोई ड्रोन गिराते थे, अब ये सोच रहे थे उसी लेवल की कोई चीज़ होगी। उन्होंने इनको सरप्राइज कर दिया है, और सरप्राइज ऐसा कि आप सोचें, थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम अमेरिका से मंगवाया कि भाई आप हमारी मदद करेंगे, आप हमें बचाएंगे, फलाना करें। अगलों ने उजाड़ के रख दिया। ये इतना तबाहकुन हमला था कि आप ये सोचें कि इस वक्त उन्होंने किया क्या है कि एक टेस्ट किया है, एक हमला किया है। अब आप इमेजिन करें 2 मिनट के लिए कि जब ये 15, 20, 25 मिसाइल इकट्ठे मारेंगे, ये तो एक नहीं आपसे रुक पाया, जब इकट्ठे मारेंगे तो फिर हशर क्या होगा, और 7 छोटे बड़े जो मिसाइल मारेंगे उनका क्या होगा। बहरहाल यमन से अब जो लड़ाई होने वाली है, जो शुरू होने वाली, ये असल में उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। शाम के अंदर की सूरत हाल जो है सो है, ये अब गज़ा की जंग या तो बंद होगी मुकम्मल तौर पर, और फिर या फिर यमन इनको उजाड़ कर रख देगा। अब सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि 2 दिन पहले यमन ने जब मिसाइल मारा तो इन्होंने तहकीकात का हुक्म दिया कि कैसे ये मिसाइल हिट नहीं हुआ, यानी पूरी तरह जो हमने मिसाइल मारे थे वो इनको हिट क्यों नहीं किया, उसको तबाह क्यों नहीं किया, उसने इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया। अब आज आप बताइए आप क्या करेंगे। आपके पास तो इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो तो क्लियरली नज़र आ रही है कि तबाही आपके दरवाजे पर पहुंच चुकी है। कंप्लीटली 100% इनके इंटरसेप्शन फेल हुई है। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त इनके जितने भी ख़ास तौर पर रेस्टोरेंट्स थे वो उन जगहों पर बंद हैं, जो अस्पताल थे उनमें एमरजेंसी नाफिज है। अब आप ये बताइए कि आप क्या लड़ाई करेंगे जाकर यमन से। ये असल में धोखा इन्होंने दिया कि हमने यमन को जाकर तबाह किया, हमने उन पर हमला किया, उनके जेट्स गए थे तबाह करने। तो असल अब जो जंग है वो इजराइल पर मुकाबला अब यमन है। आपने एक चीज़ गौर नहीं किया, ज़रा चीज़ों को देखें। जुलानी पर $1 करोड़ उसके सर की कीमत थी। $1 करोड़। अमेरिका ने कल $1 करोड़ उसके सर की कीमत ख़त्म कर दी। यानी आप डॉट्स कनेक्ट करें। क्यों? जुलानी ने एक दिन पहले बयान दिया है कि हमारी इजराइल से कोई लड़ाई नहीं है, इजराइल को हमसे कोई नुकसान नहीं होगा। यही तो वो चाहते थे कि इजराइल को कोई नुकसान ना हो, लेकिन यमन का आप क्या करेंगे। आपको पता है रिसेंटली इजराइल ने क्या किया था, उनकी यानी मुसाद ने पूरी कोशिश की कि हमें एक ऑपरेशन करना चाहिए, और वो ऑपरेशन हमें करना चाहिए यमन के अंदर। यमन में ऑपरेशन वो इस तरह का करना चाह रहे हैं कि यमन की ख़ास तौर पर जितनी यानी वहाँ पर पॉपुलेशन है वो हूसियों के ख़िलाफ़ निकल आए। ये असल में बड़ी नामुमकिन सी बात है। यानी आप ये सोच लें, पिछले 20 सालों में रजीम चेंज ऑपरेशन करने की ईरान में कोशिश हुई, नाकाम हुई, अब तक हो रही है, नाकाम हो रही है। कामयाब होगी नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
यमन के अंदर भी उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर एक लड़ाई या बगावत खड़ी करते हैं, जैसे अवाम और वहाँ की जो फौज हो उसमें तकसीम हो और इनके खिलाफ जाए, क्योंकि ये हमसे मैनेज नहीं हो पा रहे। सो आप ये सोच लें कि सारे अब इजराइल से लड़ने से कतरा रहे हैं। वो यमन हज़ारों किलोमीटर दूर, वहाँ से उसका हाइपरसोनिक मिसाइल आता है। अब गालिबन यमन ने कहा था रिसेंटली कि हम सरप्राइज देंगे, इनके पास इससे भी ज़्यादा तबाहकुन मिसाइल है। अब आप ज़रा एक मिनट के लिए सोचें कि अगर ये मिसाइल वो जाकर इनके हेडक्वार्टर पर हिट कर दें, यानी इनकी फ़ौज के हेडक्वार्टर पर हिट करें या इनके मिसाइल प्रोग्राम पर हिट करें, तो आप बताइए कि बाकी सूरत हाल क्या बचेगी। तो जो यमन की इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है इजराइल के लिए, अब इजराइल ने प्लान ये किया, वो अमेरिका को कह रहा है कि ट्रम्प के आने से पहले पहले मुझे असल में हमला करना है यमन के ऊपर, और उसने बुलाया है कई और ममालिक को कि आओ हमारा साथ दो, हम मिलकर यमन के ऊपर यलगार करते हैं, वॉर डिक्लेयर करते हैं। देखिए यमन से कोई पंगा लेना नहीं चाहता, इंडिया ने इनकार कर दिया था, उसके अलावा और बहुत सारी कंट्रीज ने इनकार कर दिया था। उन्होंने इसराइल को कहा हमने साथ नहीं देना, यूरोपियन कंट्रीज ने इनकार कर दिया, बाकी तो आप छोड़ें जो सूरत हाल है। इनकार क्यों किया? सबसे बड़ी उसकी वजह थी, देखिए यहाँ से जो कंटेनर्स आते हैं या शिप्स जाते हैं, इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है अमेरिका के अंदर वो इनका मुकाबला करें। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं, वो जाते हैं, उनके जहाज़ जाते हैं, हिट करके आ जाते हैं, इससे ज़्यादा उनकी कैपेसिटी नहीं है। दो ही काम हो सकते हैं, या तो आप अंदर से कोई लड़ाई करवा दें, लोगों को सड़कों पर निकाल लें, या आप कंटिन्यूसली अपनी फ़ौज उतार दें। और फ़ौज उतारने वाला जो मामला है, आपको पता है अमेरिका ने रिसेंटली ये बात कही थी कि हम कोशिश करेंगे हम यहाँ पर फ़ौज उतारें। उन्होंने कहा था कि हम तो इंतज़ार करें उस दिन का कि आप यहाँ पर फ़ौज उतारें, हम आपका जो हशर करेंगे आप अफ़गानिस्तान भूल जाएंगे। आप अंदाज़ा करें, कम से कम 42 लाख लोग इजराइल पूरे में, 42 लाख लोग तेल अवीव और सराउंडिंग जो सिटीज़ हैं, इतना ही ख़तरनाक था क्योंकि ट्रेवल करता हुआ आ रहा था मिसाइल, और यानी आप समझ लें आवाज़ की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा। तो लाखों लोग जो थे वो शेल्टर्स में चले गए थे। अब सेंट्रल इजराइल के अंदर आधी रात को ये मामला हुआ है, तो आप ये सोचें कि इस वक्त सबसे बढ़कर मामला हुआ है कि नेतन्याहू ने कहा है कि यमन ने जो स्ट्राइक हम पर किया है ये असल में पूरे वर्ल्ड के ऊपर स्ट्राइक हुआ है, तो क्यों नहीं हमारा कोई साथ दे रहा, वर्ल्ड आए और हम जाकर इनका मुकाबला करें। भाई आप इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आप जाएं और जाकर खुद हमला करें। आपको क्या जरूरत है, आप जंग कर ले, अपनी फ़ौज उतार लें ना वहाँ पर। इजराइल ने सारी ज़िंदगी अपनी फ़ौजें उतारी नहीं, जब भी उतारी है दूसरे ममालिक में, या तो उसने को खाना जंगी करवाई है या उसने रजीम चेंज ऑपरेशन किया। अब मिसाल के तौर पर कल प्यूटन ने क्या बात की, उसने कल लोग ये कहते हैं कि जी फलाना ये शिकस्त हो गई फलाना, उसने कहा कि आप एक बात बताइए, कई हज़ार ईरान के मलेशियास थे, 30,000 के करीब फौज थी, तो जब तकरीबन 300 के करीब ये लोग सारे लड़ने के लिए आ रहे थे, तो वो सारे अगर लड़े नहीं है तो उसमें रूस क्या करता। बात उसकी बिल्कुल ठीक है, उसने असल में क्लियरली बताया कि असल में ये नहीं हुआ कि वो लड़े नहीं, असल मसला ये है कि वो बिक गए थे। तो जब बिक जाते हैं, जब हुक्मरान बिक जाए, सिक्योरिटी वाले बिक जाएं, तो फिर उधर रूस क्या कर सकता है। बात उनकी बिल्कुल ठीक है, यही सूरत हाल है। अब इजराइल के पास यमन का तोड़ नहीं है, उनके पास एक ही रास्ता है कि या तो हम फ़ौजें वहाँ से ख़रीद लें, फ़ौज को अगर हम ख़रीद लेंगे तो हम कुछ बात बना सकते हैं। और फ़ौज को ख़रीदने के लिए उन्होंने प्लान ये किया हुआ है कि उनके पास एक बहुत बड़ी वजह है कि हम वहाँ पर 2 वक्त की रोटी नहीं है उन लोगों के पास, फिर हम उनको ख़रीदें और उनको यमन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। देखिए अभी तक यमन ने असल में अपनी वो पावर नहीं दिखाई जो पावर उन्होंने फ्यूचर के अंदर दिखानी है। ये तो देखिए रिसेंटली इन्होंने जो मिसाइल मारे थे, पुराने थे नए थे, वो मिसाइल तो आपको पता है कि बड़े क्लियरली यमन के होते हैं, वो आते हैं हिट करते हैं और इंटरसेप्ट भी हो जाते हैं। ये नहीं हो रहे, ये जो मिसाइल मारे रुक ही नहीं रहे। थार्ड अगर नहीं रोक पा रहा जो अमेरिका के अंदर लगा है, तो आप बताइए फिर बाकी क्या है। इसका मतलब है कि आज आप यमन के पास कई हज़ार किलोमीटर की ताकत आ गई है और वो रुकेगी नहीं। सोचे जब वो मज़ीद इंटेंसिटी वाले मिसाइल मारेंगे तो फिर क्या इजराइल रुकेगा? इजराइल तो छोड़े, अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो जाए तो क्या अमेरिका उनको रोक पाएगा? क्योंकि अमेरिका का मैक्सिमम जो दिफा है वो यहाँ पर लगा हुआ है। सो अब अमेरिका इस वक्त परेशान है, इस वक्त बाकी ताकतें परेशान है, और रूस देख रहा है एक ऐसी ताकत को। देखिए रूस की मदद के बगैर तो ये हमला हो नहीं सकता था। अब वो ये देख रहा है कि अगर हम इनको मजीद, क्योंकि देखिए एक तो प्रॉक्सी चली गई है, अगर इनको ही तैयार करें, ये अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं, ये इजराइल को भी हिट कर सकते हैं, और ये किसी भी ताकत को हिट कर सकते हैं। और दुनिया में कोई ताकत इस वक्त यमन के आगे खड़े होने को तैयार नहीं है। एक ही रास्ता है इजराइल के पास, या तो आप रजीम चेंज ऑपरेशन यहाँ पर कर लें,
या फिर आप सब मिलकर जंग करें। और सब मिलकर जंग करने की तो जो यानी अफादियत है वो अफगानिस्तान में हमने देख ली है। यानी वो आप 50 ममालिक भी ले, आप जंग नहीं जीत सकते। सो एक ही हल है आपके पास कि आप वहाँ पर कोई रजीम चेंज करवा लें, आप वहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम कर लें कि मामला हो जाए। बहरहाल यमन ने इस वक्त फैसला कर लिया है कि उन्होंने बाजी ले गए हैं हर मामले पर। यानी शाम का मामला हो, जुलानी हो, वो साथ बैठा है जुलानी, वो नहीं हमला करने के लिए जाएगा। उस पर अमेरिका ने बाउंटी भी ख़त्म कर दी है। अपने मोहरों के साथ ऐसे ही वो काम करते हैं। सो बाकियों की सूरत हाल का आप अंदाज़ा लगा लें। आज तक अफगान तालिबान के ऊपर बाउंटी ख़त्म की नहीं ना की, इस पर कर दी क्योंकि अपना बंदा था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।